नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग आज बायोलॉजी का अंतिम संघ पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने 9 संघ कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग अंतिम संघ कार्डेटा पढ़ेंगे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा, 2 भाग में इस वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास करना। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के कंपटीशन और हाई स्कूल, इंटर, सब नीट वगैरह सभी एग्जाम में बने हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो देखो, कार्डेट्स का मतलब ही होता है रीढ़ की हड्डी। तो ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी मिले वो कार्डेटा संघ में गिने जाएंगे। मतलब ये वो जीव होंगे जो जिनके रीढ़ की हड्डी होगी, उसी के कारण हम लोग रीढ़ की हड्डी के कारण ही सीधे हो पाते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो हम लोग सीधे खड़े नहीं हो सकते थे। या फिर आपने कई बार सुना होगा कि किसी की रीढ़ की हड्डी अगर डैमेज हो गई तो फिर वो कभी भी बैठ भी नहीं सकता, उठना तो छोड़ दीजिए, मतलब सीधे होकर वो बैठ भी नहीं पाएगा। तो ये सब रीढ़ की हड्डी के कारण ही होता है। और रीढ़ की हड्डी में ही हमारा मस्तिष्क भी होता है। आपने पढ़ा है मेरुरज्जु और मेरुदंड। तो मेरुदंड रीढ़ की हड्डी है, मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी में उपस्थित मस्तिष्क है। एक दिमाग हमारा मस्तिष्क में होता है और एक दिमाग रीढ़ की हड्डी में होता है। ये हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी वो टॉपिक नहीं है इसलिए हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। हम आज इस संघ के बारे में ही पढ़ेंगे। इस संघ में वो जीव होंगे जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाए, पहले ही हमने आपको समझा दिया। कार्डेटा संघ में आएंगे और इस संघ को 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। पहले ही बता दिया कि 5 भाग होंगे, इसीलिए लंबा हो जाता है। पहला बनेगा मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी। 2 आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एक रेप्टाइल्स और एक मेमल्स, स्तनधारी और सरीसृप। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बने सबसे हैं, सभी आपको ध्यान रखना है, इनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इनके जो फैक्ट होंगे वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इनको आइए जरा हम लोग डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग सबसे पहले मत्स्य वर्ग को शुरू करेंगे, इसके बाद उभयचर। जैसे जैसे हम आगे लिखे हैं वैसे वैसे ही पढ़ेंगे, इससे आपको क्रम भी समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले जीवन की शुरुआत पानी से ही मानी जाती है। तो देखो, मछलियाँ यानी पानी में रहने वाले। फिर उभयचर, यहाँ से पृथ्वी पर अब आना शुरू हो जाएंगे, मतलब इनमें वो जीव पढ़ेंगे जो पानी से निकलकर पृथ्वी पर आने लगे। सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, ये पृथ्वी पर भी मिलेंगे और देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि जल में भी मिल जाएंगे। मतलब ये भी उभयचर की भांति, लेकिन वैसे वो जीव नहीं है, उसमें के नहीं है। बस ये केवल हम रिलेट कर रहे हैं कि आप समझ पाएँ कि ये क्रम हमने इस तरह क्यों लिखा है ना, केवल रिलेट करने के लिए। पक्षी, इसमें आसमान में भी उड़ने वाले हो जाएंगे। और स्तनधारी, जिसमें हम लोग आएंगे, हर जगह पर रहने वाले, मेन पृथ्वी पर ही, ज़मीन पर रहने वाले। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है और इस तरह से सारा कवर कर लेना है। तो आइए जरा हम लोग पहला संघ पढ़ते हैं, मत्स्य वर्ग। तो आइए साथियों, हम लोग मत्स्य वर्ग पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि ऐसे जीव, ऐसे वर्ग के जीव सामान्यतः पानी में पाए जाएंगे। आपको मालूम, मत्स्य का मतलब मछली, ठीक, मछली। तो जो भी मछलियां हैं वो सारी की सारी तो पानी में ही पाई जाएंगी। मतलब ऐसे इस वर्ग के जो भी जीव होंगे वो पानी में पाए जाएंगे। और इनका जो हृदय होगा वो 2 चैम्बर का बना होगा, मतलब एक अलिंद और एक निलय, 2 ही चैम्बर होंगे बस। अब इसके बाद देखो, ये जो जीव होते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये श्वसन क्रिया किससे करते हैं। तो एक गिल्स यानी गलफड़ से ये श्वसन क्रिया करते हैं। देखो, ये जो जीव हैं, जो जल में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, वो लगभग जल में घुलित ऑक्सीजन का सेवन करते हैं, इस ऑक्सीजन का। जबकि हम लोग वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, यानी हम लोग O2 का प्रयोग करते हैं। और ये H2O में जो O है उसका ये लोग सेवन करते हैं। तो जैसे ही आप किसी मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो जल में घुलित ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो मर जाती है। जबकि वो अगर उसके फेफड़े होते तो अगर आप उसे पानी से बाहर निकाल देते तो वो ऑक्सीजन के कारण नहीं मरती, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिल जाता। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन का सेवन करते हैं। तो अगर हम लोगों को पानी में कुदाया जाएगा तो फिर हम लोगों की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें जो जल में घुलित ऑक्सीजन है वो सेवन करना नहीं आता, क्योंकि हमारे गलफड़ नहीं है। लेकिन इन मछलियों के गलफड़ हैं, इसीलिए ये लोग पानी में घुलित ऑक्सीजन का सेवन कर लेते हैं। लेकिन इनके फेफड़े नहीं हैं, इसीलिए ये वातावरण की ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर पाते। तो जब आप इनको पानी से बाहर निकालोगे
तो पानी की घुलित ऑक्सीजन के कारण ये मरेंगे, जबकि एक मानव को जब आप पानी में डालेंगे तो फिर वो वातावरण की ऑक्सीजन के कारण मर जाएगा। जबकि व्हेल और गंगा की डॉल्फिन, ये दो मछलियां ऐसी हैं जो स्तनधारी हैं, वो गिल्स से सांस नहीं लेती, वो फेफड़ों से सांस लेती हैं। तो उनको सांस लेने के लिए कुछ समय के लिए इनको पानी से बाहर आना ही पड़ता है और जी भर के सांस लेकर फिर वो अंदर गहराई में चली जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जितने भी ये जीव होंगे वो सब गलफड़ से सांस लेंगे, और जो दो हमने आपको बताया वो मछलियों में आती ही नहीं, गंगा की डॉल्फिन और व्हेल, वो स्तनधारी में पढ़ी जाएंगी, उनको इसमें नहीं पढ़ा जाता, इसीलिए हम कहीं भी उनका उदाहरण नहीं लिखे हैं। और ये जितने भी जीव होंगे वो सब अंडे देने वाले होंगे। मछलियाँ हैं ना, मछलियाँ और मेढक, ये सब अंडे देने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये जीव श्वसन गलफड़ से करते हैं, ये समझा दिए। हाँ, जबकि जो मेढक है वो हम लोग उभयचर में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो वास्तव में तीन, जैसे अभी हमने बता दिया कि पानी में श्वसन क्रिया करें तो गिल्स होना जरूरी है, और वातावरण में अगर श्वसन क्रिया करें तो फेफड़ा होना जरूरी है। वैसे ही जब जमीन के अंदर श्वसन क्रिया करना हो, जैसे मेढक शीत निद्रा में चला जाता है, जैसे मेढक इस समय आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो शीत निद्रा में चले गए, तो वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। तो मिट्टी के अंदर श्वसन क्रिया करना है तो ना फेफड़ा काम करेगा ना गिल्स, वहाँ पर त्वचा से ये श्वसन क्रिया करते हैं। हम सब लोग पढ़ेंगे 3 भागों से वो श्वसन क्रिया करेंगे, तो वो सब आगे पढ़ा जाएगा। हम लोग देख रहे हैं ये जो जीव हैं गिल्स यानी गलफड़ से सांस लेंगे। इनका जो शरीर होता है वो नौकाकार या धारा रेखित होता है। तो नौकाकार होता है जिससे पानी को हटाया जा सके और शरीर को आगे बढ़ाया जा सके। धारा रेखित मतलब प्रवाह के लिए इस प्रकार का इनका बना होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए शार्क मछली, इसको डॉग फिश बोला जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉग फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा, वैसे इसके, इसीलिए इसको हम डॉग फिश कह देते हैं। दूसरी बात, जो इसका शरीर है वो कार्टिलेज उपास्थियों का बना होता है, अस्थियों का नहीं होता है। अस्थियाँ वो हैं जो कैल्शियम से बनी हो, कठोर हो, कैल्शियम और फास्फोरस से, जबकि ये जो कार्टिलेज है वो मांस का ही टुकड़ा होता है लगभग। ये जब हम हड्डियां पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कार्टिलेज पूर्ण रूप से हड्डी नहीं मानी जाती है, उससे इनका शरीर बना होता है। तो ये अपने एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो डॉग फिश है या कौन सी ऐसी मछली है जिसमें हड्डियां नहीं पाई जाती। तो आपको ध्यान रखना है कि वो डॉग फिश है जिसमें हड्डियां नहीं पाई जाती। अगला उदाहरण है इसका घोड़ा मछली, सी हार्स कहा जाता है। इसी का नाम है हिप्पोकैम्पस या इसी को कहते हैं समुद्री घोड़ा। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में, इसको आपको ध्यान रखना है। सी हार्स कहते हैं, समुद्र में पाया जाता है। ये भी एक मछली ही है, लेकिन घोड़े की संरचना के आकार इसका आगे का सिरा होता है, इसीलिए इसे सी हार्स कह दिया जाता है, हार्स। बाकी आपको ये ध्यान रखना है। एक और मछली है गेम्बोसिया, इसे मॉस्किटो फिश कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मॉस्किटो फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मच्छरों को खा लेती है, जिससे मच्छरों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आपको मालूम है कि मच्छर अपने लार्वा पानी में रखते हैं और ये पानी में रहने वाली मछली है। तो जहाँ पर ये होगी तो मच्छरों के लार्वा को ये खाती रहेगी, अपना भोजन बनाएगी। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो मच्छर होंगे उन पर नियंत्रण पाया जाएगा। इसीलिए इस मछली को तालाब और कुओं में छोड़ा जाता है कि वहाँ पर जब मच्छर अपने लार्वा रखें। देखो, ये जैसे मान लीजिए आपने पानी भर दिया है, तो पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण एक लेयर पड़ जाती है। इसी लेयर पर ये मच्छर अपने ये लार्वा रख देते हैं और ये लार्वा यही आगे चलकर मच्छर बन जाते हैं। तो ये मछली अगर इसमें रह रही है तो ये इन्हीं लार्वा को खाकर अपने जीवन का यापन कर रही है। तो इन मच्छर के लार्वा से इसका पेट भर जाता है और ये मच्छर खत्म हो जाते हैं, जिससे हम मच्छर को नियंत्रण में ले आते हैं। या फिर ये मछली छोड़ी जाए या फिर इसमें कुछ ऐसी अशुद्धियाँ मिला दी जाएं जिससे पृष्ठ तनाव कम हो जाए। तो इसका ये भी क्वेश्चन आता है। तो कैरोसिन ऑयल डाला जाता है जिससे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ये लेयर टूट जाती हैं। तो ये जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो इसमें डूब जाते हैं और मच्छर मर जाते हैं, मतलब मच्छर पर नियंत्रण पा लिया जाता है। पृष्ठ तनाव को 2 प्रकार से कम किया जा सकता है, या तो उसको उबाल दीजिए पानी को, और या फिर उसमें कोई अशुद्धि मिला दीजिए। तो ये जो हमने कैरोसिन ऑयल मिलाने वाला बताया वो अशुद्धि मिलाने वाला बता दिया, क्योंकि पानी में आप कैरोसिन ऑयल मिला रहे हो तो शुद्धिकरण थोड़ी ना हुआ, अशुद्धिकरण हुआ। तो ये हमने आपको कुछ फैक्ट बता दिए, ये आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, इसमें एक बात और समझ लीजिए। जैसे अभी हमने व्हेल के बारे में बताया था, तो व्हेल के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्तनधारी। पर थोड़ा सा सुन लीजिए, ये जो व्हेल मछली है, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि
जैसे व्हेल मछली है तो ये समुद्र में पाई जाती है, समुद्र में, तो समुद्र का पानी खारा होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो जीव हैं एक खारे पानी में भी रह सकते हैं और मीठे पानी में भी रह सकते हैं, मतलब इनको आप सामान्य जल में भी रख सकते हैं और खारे पानी में भी रख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि समुद्र की मछली को यदि आप मीठे पानी में डालेंगे यानी सामान्य पानी में डालेंगे तो वो जीवित रहेगी या मर जाएगी, या फिर उल्टा भी पूछा जा सकता है, सामान्य पानी की मछली को यदि आप समुद्र के पानी में डालेंगे तब वो जीवित रहेगी या मर जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन में वो मछली मर जाएगी। उसका रीजन क्या है? वास्तव में ये जो मछली का बाहरी कवच होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। वो ये मान लीजिए कि वो अपने अंदर केवल पानी के कण को ही अंदर जाने देती है। तो यदि आप सामान्य जल की मछली को खारे पानी में डालेंगे तो उसके द्वारा, उस मछली के द्वारा अपने अंदर का ही पानी त्याग कर दिया जाएगा, यानी वो मछली सूख कर मर जाएगी। जब समुद्र के मछली को सामान्य जल में डालेंगे तो वो मछली फूल कर फट कर मर जाएगी, यानी उसके शरीर में पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी मछली को दूसरे पानी में डालेंगे तो वो मर ही जाएगी। और एक बात, इस संघ के जो जीव हैं या जो मछलियां हैं ये सम तापमापी नहीं होती हैं, इनका तापमान समान नहीं होता है, इनका तापमान पानी के तापमान के साथ घटता और बढ़ता रहता है। जैसे ही पानी का तापमान होगा वैसे ही ये भी घटती बढ़ती चली जाएंगी। एक फैक्ट और हमें अच्छे से समझ लेना है, अगर मान लीजिए ये तालाब है और ऊपर बर्फ जम गई तो हमें बताओ नीचे रहने वाली मछलियां जिंदा रहेंगी या मर जाएंगी? तो 100% वो जीवित रहेंगी, क्योंकि ये जो बर्फ बन गई है ये ऊष्मा का अवरोध उत्पन्न करने लगती है। ये ऊष्मा शोषी नहीं है, ऊष्मा का मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करने देगी। तो जो अंदर की ऊष्मा है तो वो जितनी बनी होगी इन जीवों के कारण वो उतनी ही बनी रहेगी। मतलब ये कि बर्फ के नीचे के पानी का तापमान सामान्य होगा, बाहर बहुत ठंडी होगी लेकिन अंदर का तापमान सामान्य होगा, क्योंकि अंदर रहने वाले जीव उस जल के तापमान को नियंत्रित कर रहे होंगे, उनके शरीर से उनका नियंत्रण। यानी कहने का मतलब ये है कि इस मछली का या जो भी इस प्रकार के जीव होंगे उनका तापमान फिक्स नहीं होता है, जैसे पानी का तापमान होगा वैसे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा ये आपको कुछ फैक्ट ध्यान रखने हैं। हाँ, अगर आप व्हेल मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी, लेकिन वो ऑक्सीजन के कारण नहीं मरेगी, क्योंकि अभी बताया था उसके तो गलफड़ होते हैं, तो जब आप उसे बाहर निकालेंगे, सॉरी उसके फेफड़े होते हैं, तो जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो वो तो वातावरण की ऑक्सीजन ले रही है ना, तो उसे ऑक्सीजन तो पूरी तरह से मिल ही रही है, लेकिन वो मछली अपने वेट के कारण मर जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये इतनी भारी मछली है, आपको मालूम है कि सभी स्तनधारियों में सबसे बड़ी जीव है ये। तो इसको जब आप पानी से बाहर निकालेंगे ना तो ये पहली बार अपने वेट को महसूस कर पाएगी, क्योंकि पानी के अंदर जब ये लोग जीव रहते हैं तो इनका जो भार है वो नीचे की ओर, और एक पानी द्वारा उत्प्लावन बल इस पर लगाया जाता है ऊपर की ओर। तो कभी भी इन जीवों को अपना भार महसूस ही नहीं होता है, इन्हें पता ही नहीं चलता है कि रियल में हमारा वेट कितना है। तो इतना बड़ा विशालकाय शरीर वाला जीव ये आज तक कभी नहीं समझ पाया था कि हमारा शरीर का भार कितना है। तो जैसे ही आप इसे पानी से बाहर निकालेंगे तो इसको पहली बार अपने वेट का एहसास होगा और इसकी हड्डियां सारी चरमरा कर टूट जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी और ये मर जाएगी। हमें लगता है कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं। आप इनको एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छे से इनको समझ लीजिए। ये फैक्ट कुछ यहाँ के हैं कुछ आगे के हैं, तो जो हमको याद आते गए हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इनको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। कुछ फैक्ट हमने यहाँ नहीं लिखे हैं लेकिन वो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, उनको आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। वो आगे मिलेंगे वहाँ पर हम फिर से रिविजन करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना नोट कर लीजिए। और अभी इसमें 2 मछलियाँ और हैं, उनके बारे में भी आइए समझ ही लेते हैं, जिससे ये ख़त्म ही हो जाए आज। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो चौथी मछली है पाषाण मछली, इसे स्टोन फिश भी कहा जाता है। यह पत्थर के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसे स्टोन फिश कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे 2 फैक्ट और इसके हैं, ये भी आपको महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यह जहरीली मछली होती है और यह उड़ भी सकती है ना, इसके पंख होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इतने फैक्ट ना स्टोन फिश से। और आगे ये भी ध्यान रखना है कि कतला मछली और रोहू मछली भी इसी के उदाहरण हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि 3 ऑप्शन इनमें से कोई दे देगा और एक बाहर की मछली या व्हेल या गंगा की डॉल्फिन, ऐसा कोई ऑप्शन दे सकते हैं। और आपसे पूछ सकते हैं कि कौन मत्स्य वर्ग में नहीं आती,
तो आपको ध्यान रखना है। ये देखो हमने यहाँ पर लिख भी दिया और पहले समझा भी दिया था कि व्हेल और गंगा की डॉल्फिन मत्स्य वर्ग में नहीं आती हैं। बाकी ये रोहू मछली, कतला मछली, पासाड़ मछली, डॉग फिश ना, और हिप्पो कैंपस मतलब समुद्री घोड़ा, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सब इसी वर्ग के उदाहरण हैं। इस तरह से हमें ये उम्मीद है कि आप कार्डेटा संघ के पहले भाग को मत्स्य वर्ग को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और इन्जॉय करके पढ़े होंगे। यदि आपको बेहतरीन ढंग से ये वर्ग समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग इसी के आगे नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे इसी के अगले भाग की। 5 भाग हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्यपूर्वक समझिएगा। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।